हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के रिटेल डिस्कशन में। पहला सवाल आपका समझ सर कहाँ है? तो अगले कुछ दिनों तक वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्रॉब्ली 2 से 3 दिन। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। इसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं ताकि कोई दिक्कतें इस बारे में तो हमें ना हो। तो पहला आर्टिकल जो बात करेगा आज वो है बिम्स्टेक के बारे में। एक आईआर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें बात की गई है कि हाल में होने वाली बिम्स्टेक की समिट, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट और कैसे भारत एक बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकता है। तो पहली चीज ये समझिए कि बिम्स्टेक असल में है क्या। बिम्स्टेक की समिट होने वाली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी म्यांमार जाने वाले हैं। म्यांमार में एक भूकंप आया है, उसके बावजूद ये मीटिंग होगी। थाईलैंड में भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा भूकंप का, लेकिन फिर भी ये मीटिंग होगी और मौका है बिम्स्टेक को आगे पुश करने का। पर बिम्स्टेक कभी एक बड़ा ग्रुप क्यों नहीं बन पाया? बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज क्यों कलेक्टिवली उतनी पावरफुल नहीं बन पाई? क्या वजह है, क्यों ये ग्रुप खड़ा हुआ और उसके बावजूद सफल नहीं हो पाया, और क्या इसके लिए और करना चाहिए? तो ये सब जानते हैं इस आर्टिकल में। तो चलिए सबसे पहले मुझे बताइए बिम्स्टेक के मेंबर्स कितने हैं। बिम्स्टेक एक ग्रुप है जो 1997 में बनाया गया था और इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं आज। इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो साउथ एशिया के 5 मेंबर हैं, और 2 साउथ ईस्ट एशियन हैं, वो जो हैं थाईलैंड और म्यांमार। बाकी सारे साउथ एशिया के हैं, 2 केवल साउथ ईस्ट एशिया के हैं, थाईलैंड और म्यांमार। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी दिख जाएगा कि भाई ये 5 और ये 2 7 मेंबर हैं बिम्स्टेक के। 1997 में बने हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत। लेकिन इसके बनाने का एक मेन उद्देश्य ये था कि भारत चाहता था कि सार्क, जो कि ग्लोबल ग्रुप है 8 देशों का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसको बदलने के लिए उसके अल्टरनेटिव की तरह इसको खड़ा किया जाए, विच इज बिम्स्टेक। लेकिन बिम्स्टेक कभी जितना उम्मीद की जा रही थी उस लेवल पे खुद खड़ा नहीं हो पाया, जबकि यहाँ ना पाकिस्तान है ना कोई झगड़ा है देशों के बीच में आपस में ऐसा कोई। लेकिन फिर भी ये क्यों डेवलप नहीं हो पाया? क्या लगता है आपको? इंस्टेबिलिटी है यहाँ पर, बिल्कुल है। म्यांमार में भयंकर इंस्टेबिलिटी है। बांग्लादेश में सरकार बदल गई तो भारत अब कितने भी जोर लगाए, बांग्लादेश हो सकता है उसका विरोध करे। थाईलैंड की अपनी खुद की समस्याएं हैं, और यहाँ की कंट्रीज में कनेक्टिविटी थोड़ी कम है। क्यों कनेक्टिविटी कम है भाई, क्या वजह है? इतना अच्छा तो रीजन है, हिस्ट्री भी इनकी सेम रही है, हिंदुइज्म बुद्धिज्म का प्रभाव रहा है, तो दुनिया क्यों बढ़ी? तो चलिए वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले जब बिम्स्टेक बना तो बिम्स्टेक कई सालों तक 1997 में बिम्स्टेक बन के खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद बिम्स्टेक ने कोई इनिशिएटिव्स अनाउंस नहीं किए कि कोई चार्टर लेके आए, कोई इनिशिएटिव लॉन्च करे, कोई इकोनॉमिक कुछ काम कर पाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसी वजह से बिल्कुल खाली सा पड़ा रहता था ये ग्रुप। 2022 की कोलंबो समिट में चार्टर की बात हुई, आई थिंक पिछले साल जाके रेटिफाई हुआ है वो। अब एक विजन डॉक्यूमेंट की बात की कि भाई सब की बिम्स्टेक का क्या उद्देश्य है, उसको कैसे हासिल करेंगे, अब जाकर ये उसके ऊपर बात करने वाले हैं इतने सालों बाद। तो इनिशिएटिव्स कुछ नए अनाउंस होने की संभावना भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के दौरान, जिसमें हम ये भी देख सकते हैं कि शायद बिम्स्टेक बाकी ग्रुप्स के साथ मिलकर, जैसे बिम्स्टेक के अलावा यहाँ सबसे बड़ा ग्रुप है आसियान, जो 10 देशों का एक समूह है। तो आसियान में ये म्यांमार और थाईलैंड भी है, तो वहां शायद कुछ अनाउंसमेंट हो पाए। लेकिन उसके बावजूद यार अभी तक क्यों ये डेवलप नहीं हुआ? तो इसकी वजह ये है कि पहली बात, बिम्स्टेक की जब हम बात करते हैं तो बिम्स्टेक का हमने कोर बनाया था कि कनेक्टिविटी पे फोकस करेंगे, इस रीजन को जोड़ेंगे। लेकिन कनेक्टिविटी करने के लिए आपने कुछ कॉरिडोर का भी फैसला किया था। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपने सोचा था कि आप म्यांमार के सहारे साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचेंगे। आपने यहाँ इनके एक सेतुवे पोर्ट के ऊपर निवेश किया। आपने एक कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट ऐसे बनाया था कि आप कलकत्ता से चलोगे, फिर आप कालादान नदी पकड़ के यहाँ म्यांमार तक जाओगे, अपने मिजोरम तक जाओगे। यहाँ अपने मणिपुर से एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे तक अनाउंस किया था, और इसके ऊपर लगभग काम हो भी चुका है। लेकिन म्यांमार में आज बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन पर काम जिस तरह होना चाहिए, जो उसका आउटकम होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। एक वजह तो सीधा सीधा अभी वर्तमान की है। थाईलैंड के साथ भी कुछ, म्यांमार थाईलैंड के बॉर्डर पर भी विवाद है, और इस इलाके में एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है जहां से भर भर के अफीम और जो आप कह सकते हो ड्रग्स, इसका सप्लाई होता है। तो इस वजह से भी इलाका थोड़ा इनस्टेबल माना जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और कहानी है कि कैसे बे ऑफ बंगाल सबसे पीछे चला गया इस इलाके में। क्योंकि बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो ये सारी कंट्रीज में पहले बुद्धिज्म हिंदुइज्म ये सब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जब कॉलोनियल पीरियड आया, उस समय जब ब्रिटिश एम्पायर का यहाँ पर कंट्रोल था, तब भी ये रीजन थोड़ा सा यूनिफाइड था। पर समय के साथ साथ इस इलाके से ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल घटता चला गया। आपको याद होगा 1947 में अंडमान निकोबार तक आज़ाद हिंद फौज पहुंच चुकी थी, राइट। हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंच चुके थे वो लोग, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो बाकी साउथ ईस्ट एशिया का इलाका था, यहाँ पर जापानीज आर्मी ने कब्जा कर लिया था, और उन्होंने इस पूरे इलाके में इंडोनेशिया, थाईलैंड, आपका मलेशिया, इन सभी इलाकों में ब्रिटेन को हरा के धीरे धीरे जापान ने अपना कब्जा जमा लिया था। पूरा इलाका उनके कब्जे में था।
तो इसीलिए जो मलक्का स्ट्रेट, यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है, एक समय में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ तक हुआ करता था, पर समय के साथ जैसे जैसे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ पर घटना स्टार्ट हुआ तो ये एरिया प्रभाव क्षेत्र से थोड़ा बाहर चला गया। इस इलाके में ब्रिटेन का कंट्रोल कम हुआ। उसके अलावा ये भी चीज़ हुई कि जापान का दबदबा बढ़ा। और तीसरा एक एस्पेक्ट ये है कि जब इस इलाके में बे ऑफ बंगाल में आज आप देखें तो यहाँ पर इसकी रेलेवेंस कम हो गई। क्यों रेलेवेंस कम हो गई? क्योंकि एक तो भाई देखो बर्मा का हालत खराब, बांग्लादेश गरीब इकोनॉमी, थाईलैंड भी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो फोकस इधर ना रह के खिसक के आगे चला गया। कहाँ गया? वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, यानी साउथ चाइना सी की तरफ, जहाँ भरपूर आज आप देखें चाइना और अमेरिका और उनके फिलीपींस वगैरह के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इवन जब यहाँ पर यूएसएसआर कोल्ड वॉर का पीरियड था तब भी यहाँ पर दबाव बे ऑफ बंगाल में कम, बाकी रीजन में चीज़ें पुश करने के लिए ज़्यादा था। ये रीजन जो था वो थोड़ा सा प्रायोरिटी लिस्ट में कम आ गया, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा था। तो इसी कारणवश यहाँ पर लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। तो इसी वजह से ये पूरा इलाका मार्जिनलाइज हो गया है। अब चाइना फिर बड़ा हो रहा है, यहाँ पर फिर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन दोबारा अब देखा जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पर डोमिनेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि चाइना यहाँ पर आकर अपने आप को पुश करना ना स्टार्ट करे। आज आप देखें बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज़ में, तो बर्मा में उन्होंने कई सारी पाइपलाइंस, चाइना म्यांमार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट कर रखा है। बांग्लादेश में जो आपका पोर्ट है चिटगोंग का, प्यारा पोर्ट, पायरे पोर्ट असल में उसका नाम है, इन सभी पोर्ट्स पर तगड़ी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। थाईलैंड में ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस है। तो वो धीरे धीरे करके अपने आप को यहाँ और ज़्यादा स्ट्रांगली पुश कर रहे हैं। इस स्थिति में भारत की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है कि बे ऑफ बंगाल में चाइना अपने आप को उतना पावरफुल तरीके से खड़ा ना कर पाए। वो ऑलरेडी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर भी हैं, तो अब धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल और ज़्यादा पावरफुल होता दिख रहा है। एक और मेजर रीजन था ना जिसकी वजह से ये लोग साथ नहीं आ पाए, वो था पैसा। इंडिया ने आज़ादी के बाद इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी पे फोकस किया, हमने एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया नहीं। हमने कहा भाई हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर फोकस करेंगे, ज़्यादा हम बाहर से निवेश नहीं लाएंगे। और म्यांमार की पॉलिसी भी अलग थी। तो इस चक्कर में बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज अलग अलग थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए इन्होंने, तो उनके बीच में एक इकोनॉमिक जुड़ाव भी नहीं हो पाया। 1990 में जब भारत ने पहली बार अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और म्यांमार का इकोनॉमिक आइसोलेशन खत्म हुआ, तब जाके थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि भाई हाँ ये रीजन इकोनॉमिकली कम से कम कोलैबोरेट कर पाएगा, पर वो भी अभी तक उस लेवल पे नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भाई म्यांमार में तो आपको पता ही है इंस्टेबिलिटी आई हुई है। तो इस चक्कर में यहाँ पर हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी होने के बावजूद कई सारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। कैसे? एक तो स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक, कनेक्टिविटी, ठीक है। इन कारणों से बिम्स्टेक अभी तक वहां पहुंच नहीं पाया और इसके पास एक लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट भी नहीं है जो आसियान में देखा जाता है। तो अब ज़रूरत है कि भारत यहाँ पर अपनी जो एक कैपेसिटी है उसका इस्तेमाल करे। क्या क्या कैपेसिटी है भारत की कि भारत इस रीजन को दिशा दे सकता है। पहली बात, भारत को पता है बांग्लादेश के साथ हमारे डिस्प्यूट है और बांग्लादेश म्यांमार सबसे वाइटल है अगर आप इस इलाके में डेवलपमेंट या कनेक्टिविटी चाहते हैं। अब बांग्लादेश में विवाद होने की वजह से अब दिक्कतें और बढ़ गई हैं। तो भारत को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि शेख हसीना के जाने की वजह से भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, भारत का जो विजन है, वो हैम्पर ना हो। हम किसी न किसी लेवल पर इनके साथ कोलैबोरेट यहाँ पर करते रहें। हालांकि म्यांमार में भी एक अलग समस्या है कि उनकी आर्मी का कंट्रोल कम हो गया है। तो वो जो ब्रिज हमारे बीच में बनने वाला था साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, ये ब्रिज ये भी अब पूरा होता नहीं दिख पा रहा है क्योंकि इसकी स्थिति बहुत खराब है। तो हमें अलग अलग फैक्शंस जो हैं जो यहाँ पे लड़ रहे हैं उनके साथ भी किसी लेवल पे अगर हम कोलैबोरेशन कर पाएं या बातचीत कर पाएं, डायलॉग, तो वो हमें करना पड़ेगा। और बिम्स्टेक शुरू से बहुत धीरे धीरे चलने वाली एक बोट रही है, लेकिन अब ज़रूरत आ चुकी कि भारत कई फ्रंट स्पेस को पुश करे। पहला, कहाँ से भारत को पुश करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए बिम्स्टेक के साथ, एक इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। सबसे पहले भारत को ज़रूरत है रीजनल लेवल पर फोकस करने के लिए। हमें बिम्स्टेक में कुछ इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने पड़ेंगे। जैसे सार्क की यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सार्क सैटेलाइट की आप बात करते हो, उसी प्रकार से हमें बिम्स्टेक के कुछ इंस्टीट्यूशंस खड़े करने होंगे ताकि बेहतर तरीके से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो पाए, व्यापार बढ़ पाए, चीज़ें डेवलप हो पाए। इसके अलावा यहाँ पर रीजनल ट्रेड जैसे जैसे बढ़ेगा चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है कि हमें बायलैटरल ट्रेड और कनेक्टिविटी की कोशिश करनी चाहिए, बायलैटरली भी। यानी एक तो देखो आप यहाँ बिम्स्टेक इनिशिएटिव कैसे कर रहे हो, रीजनली कर रहे हो, सबको लेके चलोगे। इसके अलावा भारत को इस इलाके में कनेक्टिविटी के ऊपर बायलैटरली भी फोकस करना चाहिए, यानी द्विपक्षीय रूप से भारत थाईलैंड के साथ, भारत म्यांमार के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर हम बायलैटरल कोशिश करेंगे। अगर बायलैटरली हमारा काम अच्छा चल रहा है तो इवेंचुअली रीजनली भी अच्छा हो ही जाएगा, तो उस पर फोकस करना चाहिए। और बांग्लादेश के केस में भी खासतौर पर बोला गया कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बावजूद हमें फोकस करना चाहिए कि हम उसको
रिश्तों को ज़्यादा डैमेज ना करने दें, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश हमारा बहुत अच्छा दोस्त बना है। रिसेंट टाइम में सोनाली अध्याय हमारा गुजर रहा है, गोल्डन पीरियड, फिर तख्ता पलट होता है और चीज़ें बदल जाती हैं। तीसरा, दिल्ली को केवल मल्टीलैटरल और बायलैटरल सिस्टम पे नहीं रखना चाहिए, भारत को यूनिलैटरल एक्शन भी लेना चाहिए, खुद से भी कई एक्शन लेने चाहिए। जैसे थाईलैंड ने इंडिया के विजिटर्स को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी, तो उससे भारत और थाईलैंड में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आजकल आते जाते हैं और दोनों के संबंध देशों के काफ़ी डेवलप हुए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े हैं। तो भारत को भी यहाँ पर अपने टैरिफ थोड़े घटाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि खुद से कुछ एक्शन लें, एक पॉलिसी लें जिसके तहत बिम्स्टेक में कनेक्टिविटी लोगों की बढ़े, आना जाना बढ़े। भारत अपनी इकोनॉमिक माइट का फ़ायदा उठा सकता है। इकोनॉमिक माइट कैसे भाई? भारत की लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो यहाँ की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो भारत अपनी इकोनॉमी का फ़ायदा उठा सकता है, अपना बड़ा मार्केट है उसका फ़ायदा उठा के ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, कुछ टैरिफ में कंसेशन दे दे ताकि उनका सामान आसानी के साथ भारत आ सके। तो ये अगर होता है तो यहाँ पर हम और चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। भारत को अब दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका टैरिफ को लेकर एक जंग करने पर उतारू है, तो हम भारत अपने आसपास के इलाकों में अपना व्यापार बढ़ा सकता है, उनके लिए भी मौके क्रिएट कर सकता है, भारत के लिए भी मौके क्रिएट हो सकते हैं, जो अगला स्टेप हो सकता है बिम्स्टेक को डेवलप करने के लिए। चारों जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें अंडमान निकोबार को एज अ रीजनल हब बनाना चाहिए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के लिहाज से, ताकि यहाँ आसपास किसी को भी अगर कोई भूकंप आया, कोई सुनामी आई, कोई तूफान आया, चक्रवात आया, तो वहाँ उन्हें सपोर्ट चाहिए। हमारी नेवी तैयार है, हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ HADR इसे कहते हैं, उसमें आगे आने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा हमें अपने सागर इनिशिएटिव पर और फोकस करना चाहिए, सिक्योरिटी फॉर एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसको अब महासागर भी वैसे कहने लग गए हैं। और पॉजिटिव यूनिलैटरलिज्म पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर एक पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर क्रिएट हो, जिससे ना सिर्फ भारत जो स्टेप ले उससे भारत को फायदा हो, बल्कि इस पूरे रीजन को फायदा हो। ये स्टेप हमें उठाने की जरूरत है, तभी जाकर सार्क की जिस दिशा में गया वहां बिम्स्टेक नहीं जाएगा और बिम्स्टेक अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रीजनल ग्रुप की तरह खड़ा कर पाएगा। तो ये था बिम्स्टेक का आर्टिकल। तो बिम्स्टेक कब स्टार्ट हुआ, मेंबर्स क्या हैं, क्या विजन था, क्यों ये पीछे रह गया, ये सब आपको पता लग गया। अगला आर्टिकल बात करेगा क्लीन एयर के बारे में। इंडिया को जरूरत है क्लीन एयर की, पर क्लीन एयर क्या होती है, कैसे हम उसको मेजर करते हैं, क्या उसमें दिक्कतें हैं, क्या टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो पेपर 3 के एनवायरमेंट के टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात, कहानी क्या है? कहानी ये है कि भारत में एयर पोल्यूशन जो है वो अब सीजनल नहीं रहा। पहले कहा जाता था सर्दियाँ के मौसम में हवा ट्रेवल नहीं करती, नीचे की तरफ दब जाती है, इसी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन अब ये साल भर का एक केस है। पहले दिल्ली विल्ली जैसे कुछ इलाकों में कहा जाता था लिमिटेड है, अब ये पूरे देश भर में फैला जा चुका है। तो ये एक ऐसा पेंडेमिक है जो हमारे फेफड़ों को तबाह कर रहा है। हॉस्पिटल्स में रिस्पिरेटरी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्कूलों को बंद करना पड़ता है। भारत में ऐसा स्मॉग देखने को मिल रहा है जो अनबिलीवेबल है। लेकिन भारत इसके लिए कर क्या रहा है, इसको साफ करने के लिए, हवा को क्लीन करने के लिए? तो भारत की कई सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके चूल्हे हैं वो बेहतर चूल्हे हैं, उनमें आप लकड़ी न जलाएं, जिससे कि प्रदूषण फैलता है। भारत 6 नॉर्म लेके आ गए, आप आपकी गाड़ियों में और उत्सर्जन कम हो, इमिशन कम हो। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आप लेके आ गए, ताकि आपने टारगेट किया कि NCR या उसके इलाके से आप पहले वहां टारगेट करते हुए आप इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा बाकी इलाकों में अभी भी जो कोशिश है वो धीरे धीरे चल रही है। पर अगर हम इसी को सेंटर माने दिल्ली के इलाके में NCR में जो कोशिश की जा रही है, तो फिर भी क्यों ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज नहीं हो पा रहा, क्योंकि बदलाव बड़े लेवल पे क्यों नहीं हो पा रहा? तो इसकी सबसे बड़ी जड़ में जो प्रॉब्लम है वो इस आर्टिकल में बताई गई है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंडिया एयर पोल्यूशन को समझ ही नहीं पाता। एयर पोल्यूशन क्या है? हम एयर पोल्यूशन को एक टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम यानी कि भाई ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि गवर्नेंस में जो दिक्कतें हैं वो कारण नहीं है। इसका कारण ये है कि भाई हम जो इंडस्ट्री लगाते हैं उसमें धुआं निकलता है, इसलिए पोल्यूशन हो रहा है। गाड़ियां चलती है, धुआं निकलता है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ इन चीज़ों का नहीं है। अगर आप बेहतर टेक्नोलॉजी ले आओगे तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। आप इलेक्ट्रिक कार्स ले आओगे तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। असल में ये टेक्निकल नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल इशू है। कैसा स्ट्रक्चरल इशू है? आपकी गवर्नेंस की कैपेसिटी इनएफिशिएंट है। आपके देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा, उतना दबाव बढ़ेगा। आपके देश में सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। कुछ लोग आपके पास एयर फिल्टर चला के घर में अपने बैठे हुए हैं और कुछ लोग धुआं चूल्हे का झोंक रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो आपकी इतनी ज़्यादा डिवाइड है इकोनॉमी में कि आपका सेम स्ट्रक्चर आप अडेप्ट कर ही नहीं सकते। फिर आपका इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है जहाँ एफिशिएंसी पे फोकस नहीं है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस नहीं है, केवल प्रोडक्टिविटी पे फोकस है, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो हमें एयर क्वालिटी को पहले पहचानना पड़ेगा कि भाई क्या सिम्टम्स हैं,
उसके हिसाब से जिस जगह से एयर क्वालिटी पर प्रभाव पड़ रहा है उस स्टेप पर एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, इंजीनियर्स हो, प्लानर्स हो, कम्युनिटी लीडर्स हो, इन सब को जब तक आप एंगेज नहीं करोगे आपकी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये नहीं कि आपने कुछ नियम लगा दिए ऊपर से और सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, नहीं। यू हैव टू टेक स्टेप्स। इसलिए आपको अलग अलग विभागों को पहचानना होगा, कहाँ से कौन सी पॉल्यूशन शुरू होता है, उस पर कैसे काम किया जा सके। तो अभी रियलिटी ये है कि भारत के म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, प्लानर्स हों, इन सब के पास बजट बहुत टाइट रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत पुराना है, लोकल डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इनकी कैपेसिटी बहुत कम है और एयर क्वालिटी गोल जो है वो इनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। तो ज़रूरी है कि वो एयर क्वालिटी गोल पर भी फोकस करें, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, PM 2.5 का लेवल हमने बोला है कि 2026 तक हम इसको घटा के 2017 में जो लेवल था उसके 40% तक लेके आ जाएंगे। ठीक है, यानी आपने कहा ऑलमोस्ट 10 साल में हम बढ़ने भी नहीं देंगे और जो था उसको हम 60% कम कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एम्बिशियस गोल है, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाएगा अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात ना करें। क्यों? हम कहते हैं कि व्हीकल्स की वजह से पोल्यूशन होता है तो व्हीकल रोड से हटा लो, पर व्हीकल हटा दो दिक्कत नहीं है भाई, किस तरह के व्हीकल आप रोड से हटाओगे, कौन सा वो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, कितने पुराने हैं, कितनी दूर ट्रैवल करते हैं, ट्रैफिक कितना ख़राब है। तो जब तक इन चीज़ों का रिजोल्यूशन आप नहीं लोगे, जब तक रोड से ट्रैफिक कम नहीं करोगे, जब तक आप इंश्योर नहीं करोगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लोगों के पास है, जब तक आपकी गाड़ियाँ एफिशिएंट नहीं होंगी, तब तक आप चीज़ें रिजॉल्व नहीं कर सकते, आप गाड़ियाँ हटा नहीं सकते। तो इसीलिए आपको रियलिस्टिक एक्शनेबल प्लान्स बनाने पड़ेंगे। कभी आपने कहा कि 2025 तक पूरी गाड़ियाँ दिल्ली की इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, 26 तक नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रियल प्रोग्रेस तभी हो जब हम अपनी एवरीडे एक्टिविटी में इन चीज़ों को जोड़ें और एमिशंस को कम करें। जन एमिशन जिससे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, तो सेक्टर में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा सकते हो। इसलिए चाइना का एग्जाम्पल लिया जाता है जिसने एक बहुत बड़ा काम उठाया, जिसने 22 लाख करोड़ रुपए अपने 5 साल में खर्चे और जाकर पोल्यूशन को कंट्रोल किया। भारत का बजट एनकैप का जो है, क्लीन एयर जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो 1% भी नहीं है इसका। हालांकि हमारा जो उज्ज्वला योजना है, हमारी जो फेम की स्कीम है जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के ऊपर सब्सिडी मिलती थी, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये सब मिला दिया जाए तो थोड़ी फाइनेंसिंग थोड़ी अपरेंट होती है कि हाँ चलो भाई यहाँ से सब मिला के थोड़ा हम पैसा फूक रहे हैं इसके पीछे भी। लेकिन भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत पहले रिकॉग्नाइज करे कि कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है और तब जाके उससे लड़े। जैसे अगर आप एनकैप की बात करें तो इनको सबसे बड़ी दिक्कत है कि फंड कहाँ से आए, इनको दिक्कत ये आ रही है, इनको फंड एलोकेट करने की दिक्कत है, और प्लस ये किस तरह एक्शन लेंगे। क्लीन एयर की जब हम बात करते हैं, इनके पास डेटा कौन सा है, इनके पास डेटा है एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहता है कि भाई सर्दियों में एयर क्वालिटी डिप हो गई तो ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन भाई अचानक से सर्दियों में एयर क्वालिटी डिप नहीं हुई है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। गर्मियों में जो काम हुआ, सर्दियों में बस आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो आपको ज़रूरत है कि आप लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी लो, वो आप ले नहीं रहे। हमारी उज्ज्वला योजना या जो वेस्ट बर्निंग कंट्रोल का हमारा जो मैकेनिज्म है, यानी लोग ऐसे ही कचरा जला देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, तो वो इनिशिएटिव्स ने या फिर आपने गैसेस में जो सिस्टम था उसको कंट्रोल किया, तो कई एरियाज़ में इमिशन कम हुए हैं। पर वो इमिशन जो कम हुए हैं वो आपको पॉल्यूशन की रीडिंग में दिखाई नहीं देंगे। मान लो किसी के घर में, उत्तर प्रदेश के गांव में मान लीजिए, लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब उन्होंने गैस पे शिफ्ट कर लिया, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन कम हुआ है। लेकिन क्या वो आपको रीडिंग में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं करोगे। जो आपको रीडिंग में दिखाई देगा आप उसी को प्रायोरिटाइज करोगे। तो दिक्कत क्या है? आपकी रीडिंग। असल में वो लोग अगर चूल्हा जलाते रहे तो पोल्यूशन बढ़ता रहेगा, कूड़ा जलता रहा खुले में तो पोल्यूशन बढ़ता रहेगा। तो उसको जब तक आप मेजर नहीं करेंगे, आपके पास ढंग से डेटा नहीं आएगा, आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको एक्टिविटी बेस्ड मैट्रिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिसके तहत आप एक बेहतर क्लियर पिक्चर बना सको इम्पैक्ट की, और किस तरह इम्पैक्ट को और मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, केवल मैट्रिक्स की कहानी नहीं है, आपको डेटा मिलना चाहिए भर भर के, कहाँ से इमिशन हो रहा है। जब वेस्ट को जलाया जाता है, जब घरों में सॉलिड फ्यूल को जलाया जाता है, जब कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है, जब रोड में ट्रैफिक हाईएस्ट होता है, तो कितना इमिशन होता है। जब तक ये डेटा आपके पास होगा नहीं, तब तक आप इन चीज़ों पर काम ही नहीं करोगे। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। तो जब तक आप डेटा नहीं लाओगे, तब तक आप बस बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हो, उससे चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो सकती। डेटा जब मिलेगा तभी जाकर एनकैप के फंड्स का सही से इस्तेमाल हो पाएगा कि कहाँ उसका इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों पर काम करना है। अभी तक अगर हम देखें 2019 से लेकर 23 तक 60% जो फंड है केवल उनको यूटिलाइज किया गया। यानी इनके पास इंस्टीट्यूशनल मिस अलाइनमेंट है, कहाँ पैसा खर्चना है इनको यही नहीं पता। देश में लोग सांस की बीमारियां से मर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता पैसे कहाँ खर्च करने हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक पैरेलल कंसर्न की तरह देखना चाहिए कि भाई कहाँ पर क्या डेटा है। हमें इंटेंट की जगह इम्पैक्ट की ओर शिफ्ट करना चाहिए। हमें एक डेटा ड्रिवन अप्रोच रखनी पड़ेगी, जहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लोकल इमिशन प्रोफाइल बनाएंगे कि भाई कौन से सोर्स हैं जहाँ सर्वाधिक पोल्यूशन आता है जहाँ से। दूसरा,
फंडिंग डायरेक्टली उन एरियाज को टारगेट करेगी, उन डेटा को टारगेट करेगी जहां से सर्वाधिक पोल्यूशन निकल रहा है। फेज 3 में कितना रिडक्शन हुआ इमिशन में, इसको ट्रैक करेंगे। और केवल ये ध्यान नहीं देंगे कितना पोल्यूशन हुआ, हम ये देखेंगे कि भाई असल में प्रोग्रेस कितनी हुई। अगर आपने चूल्हे शिफ्ट कर दिए तो उससे लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है, तो आप उसको टारगेट करो, ठीक है। कितना आपने वेस्ट जो जलाया जाता था उसको रिड्यूस किया, इन सब चीज़ों को आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से अडेप्ट कर सकते हो। तो आप पैसिव मॉनिटरिंग की बजाय प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करोगे, यानी आपने फंडिंग को टारगेट किया है इमिशन प्रोफाइल के ऊपर कि कहाँ कितना इमिशन हो रहा है, उस प्रोफाइल को देख के तब वहाँ पैसा लगाया जाए। इंडिया जैसे जैसे और डिजिटल टूल्स की ओर जाएगा, दिक्कत ये भी है कि खाली डेटा के पीछे भागोगे, सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे भागोगे तो हो सकता है आप वेस्टर्न ट्रैप में फंस जाओ, जहां पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हैं, पर क्योंकि उनके देश के लोगों के पास पैसा खर्च करने की क्षमता है, हमारे देश गरीब है, और प्लस हमें पहले बेसिक लेवल पर पोल्यूशन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आप स्मॉग टावर बना दो, रियल टाइम अपॉइंटमेंट, एआई डैशबोर्ड बना दो, अच्छा है, इनोवेटिव है, पता लगता है अच्छा इतना पोल्यूशन हो गया, हमने स्मॉग टावर बना दी, बट स्मॉग टावर वो दिक्कतें रिजॉल्व नहीं करेगा जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आपको उसके कोर कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। अगर बायोमास जल रहा है, इंडस्ट्री आपकी एफिशिएंट नहीं है, तो कितना भी आप स्मॉग टावर लगा लो, स्मॉग कम थोड़ी होने वाला है। तो वो लंदन से शहरों में हो सकता है। जो लंदन लॉस एंजलिस की बात करें, इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी निकाली कब, जब उन्होंने पहले अपने छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। तो हमें भी अपने स्ट्रैटेजीज को सही सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। और केवल अगर हम टॉप पे फोकस करें तो रिस्क एलीट कैप्चर कह सकते हैं इसको। एलीट कैप्चर मतलब अर्बन एरियाज में आप बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, रूरल और जो गरीब इलाके हैं वहाँ आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो होगा ये कि दिल्ली एनसीआर में आपने पूरा दुनिया का हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट कर दिया, इलेक्ट्रिक बसेज, इलेक्ट्रिक कारें उतार दी, बाकी के पंजाब, हरियाणा, यूपी में आपने वही हाल करके रखा हुआ है। तो पोल्यूशन आज नहीं आएगा वहाँ से, 5 साल बाद तो आएगा इधर भी फिर घूम के। तो इसलिए इसे कहते हैं एलीट कैप्चर। एलीट्स ने सब कुछ कैप्चर कर लिया, वो ना होना चाहिए। हमें इक्वल और इक्विटेबल एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिर एक बात आएगी कैसे हम इस चीज़ से बचेंगे, ऑप्टिक्स से बचेंगे। तो हमें एकेडमिक रिसर्च के ऊपर फोकस करना चाहिए और साथ में सॉल्यूशन पर भी फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन क्या है, रिसर्च। शॉर्ट टर्म क्या है, आपको स्केलेबल मॉडल जिसके ऊपर आप काम कर सकें, इस इलाके में इसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करो, तभी जाकर हम पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। एंड इवेंचुअली बाकी देशों के कुछ एग्जाम्पल हैं इसको हम सीख सकते हैं, बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए। चाइना ने कोल प्लांट्स को बंद कर दिया, ब्राजील ने कम्युनिटी लेड वेस्ट सिस्टम को डेवलप किया जिसके तहत वेस्ट का जलाना जो समस्या रिजॉल्व हो गई, प्लस वेस्ट को रिजॉल्व जो आप रीयूज करना चाहे उस पर भी काम कर पाए वो लोग। कैलिफोर्निया ने पॉल्यूशन रेवेन्यू में री इन्वेस्ट किया, जो गरीब घर मोहल्ले या इलाके हैं उनमें। लंदन ने फिर कोल यूज को बिल्कुल बैन कर दिया, सेंसर लॉन्च किए। तो ऐसा कुछ हम भी मॉडल फॉलो कर सकते हैं जो फेडरलिज्म को फॉलो करता हो, सब्सिडी ड्रिवन हो, फ्रेंडली हो, और हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी जहां से सर्वाधिक आप कह सकते हो इमिशन होता है, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग काम करते हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस करें। केवल आप शहरों में और केवल जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ फोकस ना करें। तो इंडिया का क्लीन एयर जो है वो केवल डैशबोर्ड से, ऐप से रिजॉल्व नहीं होने वाला। वो लोग जब तक एक्शन नहीं लेंगे, पार्टनरशिप नहीं करेंगे, तभी तक वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा डेटा पर, स्केलेबल चीज़ों के ऊपर, रियल टाइम इश्यूज़ के ऊपर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, एकेडमिक रिसर्च पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर फेज वाइज तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला आर्टिकल बात करेगा डिजिटल चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में और एआई से कैसे ये और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पेपर 2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करेगा कैसे एआई की वजह से चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ रही है और कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। जब आप बात करते हो एआई की तो आप सोचते हो जैसे अब जिबली वाली इमेजेस बार में चली, सबने फोटोज अपनी जिबलीफाई कर दी, बड़ा अच्छा लगा देख के। लेकिन एआई से अक्सर कुछ लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की इमेजेस जनरेट करने के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा पीडोफिलिया बढ़ता है और बाद में वो बच्चों पर उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उसको लेकर जो ब्रिटेन की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025 की पब्लिश करी और उन्होंने बोला कि कैसे जो एआई की वजह से जो एक ऐसी इमेजेस जनरेट हो सकती हैं जिसका पोजीशन और डिसेमिनेशन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कहलाता है, CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल आप एआई टूल्स के थ्रू जनरेट करते हो। तो जिबली की इमेज बना दी, वैसे किसी चाइल्ड के लिए भी हम ऐसा कुछ सेक्सुअल कंटेंट बनाकर जिससे उसको और ज़्यादा पीडोफिलिया में बढ़ावा देने के लिए या फिर अब्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एआई से उसका इस्तेमाल तेजी के साथ बढ़ गया। पहला सवाल आता है एआई के साथ ही हो रहा है, पर वो क्राइम है, नहीं कर सकते। तो यूके ने पहला एक अटेम्प्ट बनाया है कि एआई टूल्स की वजह से जो नुकसान है, जो CSAM डेवलप हो रहे हैं,
इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मटेरियल, ऑडियो हो, वीडियो हो या इमेज हो, अगर आप जनरेट करते हैं जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पोर्ट्रेयल है किसी भी बच्चे का, तो वो एक क्राइम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2023 में बोला था कैसे इसकी वजह से लाइफ लाइक इमेजेस बन रही है एआई की वजह से, लेकिन बच्चों की भी बनाई जा रही है और उसका इस्तेमाल किया जाता है सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए। तो जो हम CSM की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, इसको एआई के थ्रू जनरेट किया जाता है और बाद में उससे और पीडीफोलिया बढ़ता है या उस तरह की और जो एक कह सकते हैं कम्युनिटी बन जाती है जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। भारत को भी यहाँ स्टेप लेने की ज़रूरत है। इंडिया को अपने लॉज में बदलाव करने की ज़रूरत है। केवल पॉस्को से काम नहीं चलेगा। तो यूके में जो लेजिस्लेशन आने वाली है ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि आप CSM यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कोई भी अगर आप एआई से बनाते हो तो केवल वो मटेरियल नहीं, उस मटेरियल को बनाने के लिए जो एआई टूल्स होते हैं वो भी अगर आपके पास है, वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो मतलब आप दोषी हो। यानी आप किसी भी पीडीफोलिया मैनुअल भी अगर आपके पास है जिसकी किसी व्यक्ति को पता लग सके कैसे वो एआई के टूल्स के थ्रू ऐसा कंटेंट डेवलप कर सकता है, ये भी अगर आपके पास पाया गया, CSAM नहीं, CSAM बनाने के लिए जो अगर कोई मैनुअल है जो आपको बता सके अच्छा ये करो तो इससे आप इस तरह के सेक्सुअली जो एक्सप्लिसिट इमेजेस बच्चों की बना सकते हो, ये भी कुछ आया तो आप भी तब दोषी हो गए। यानी कि पहली बार एक्यूज सेंट्रिक नहीं कि जब आप करोगे तब फंसोगे, एक्ट सेंट्रिक, जब ये पता लगा कि भाई आप इस तरह जाने वाले हो इस दिशा में तभी आपको सजा दी जाएगी। तो एक्ट सेंट्रिक और टूल सेंट्रिक, ये टूल आपके पास कर क्या रहे हैं भाई, करोगे क्या इसका, क्यों आपके पास मैनुअल पड़ा है, आप सीख के क्या करना चाहते हो, तो गलत काम करना चाहते हो तभी तो आपके पास है। तो इन चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई है। तो ये एक अच्छा स्टेप है जहां आप एक्ट से पहले टूल और इंटेंट पर ही कोशिश कर रहे हो। तो ये किसने क्या किया उसके बदले में फोकस कर रहा है कि क्या मीडियम है जिसके तहत ये कमिट किया जा सकता है क्राइम, तो उसको ही रोका जाए। तो पोस्को एक्ट जो है वो किसी भी तरह के जो इंडिया में 1978 में लॉन्च हुआ, कोई भी इनडिसेंट फोटो किसी बच्चे का है या फोटोग्राफ है उसको आप पोजेस करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो क्राइम है। फिर कॉर्नर जस्टिस एक्ट 2009 का जो आया, वहां पर किसी भी इमेज या फिर इवन नॉन फोटोग्राफिक मटेरियल का होना भी एक क्राइम कहलाता है। लेकिन जो लॉज हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। अब एआई टूल्स के थ्रू लोग कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें अब रिजॉल्व इससे नहीं हो पाएंगी। अब जो है समय आ चुका है कि इस तरह का मॉडल फॉलो किया जाए जहां टूल जिनके पास है उन्हीं को पहले आप अरेस्ट कर लो, ताकि जो ऑफेंडर्स हैं उनको प्रिपरेशन स्टेज पर ही पकड़ लो कि भाई ये टूल लेके ये ऐसी कुछ इमेज जनरेट करते हैं जिसको फिर फैलाते, फिर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, पीडोफीलिया है, ये बढ़ता है, उसको रिजॉल्व किया जा सके। और जो एक इफेक्ट है कि एक बार CSM फैल गया मार्केट में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल अगर मार्केट में आता है, ऑनलाइन आता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी दिखता है, उनकी मानसिक जो स्थिति है उस पर बहुत दुष्प्रभाव उसका पड़ता है। प्लस आपका ऑलरेडी एक लेजिस्लेटिव गैप है जहां आपने अभी तक एआई बेस्ड इमेजरी के ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया। तो CSM को रिजॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले आप केवल एक्चुअल चाइल्ड की बात करते थे, अब चाइल्ड एक्चुअल नहीं है वो, पर एआई जनरेटेड है, पर उसका उद्देश्य तो वही है। तो अगर हम इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात करें तो NCRB का डेटा अगर आप 2022 का देखें तो इंडिया में क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, खासतौर पे साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन लगातार बढ़ता ही जा रहा है पिछले साल की तुलना में। NCRP ने बोला है कि 1.94 लाख चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंसिडेंट्स हुए हैं अप्रैल 2024 में। 2009 में नेशनल सेंटर ऑफ मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने बोला था कि भारत ने 2019 में ही जो हमारा NCRB, उन्होंने एक MOU भी साइन किया कि भाई हमें कोई रिपोर्ट मिले CSM के ऊपर कि ऐसा कुछ काम हो रहा है कि नहीं। फिर अगर आप देखें तो मार्च 2024 में हमें लगभग 69 लाख साइबर टिपलाइन रिपोर्ट मिली है कि भाई क्या क्या हो रहा है। तो CSM का लगातार जो प्रॉब्लम है बढ़ता ही जा रहा है, वो बच्चों की जान के लिए भी खतरा है, डिग्निटी के लिए भी खतरा है। तो जब तक हम CSM पर काम नहीं करेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। प्रेजेंटली IT एक्ट का सेक्शन 67B है जो किसी भी ऐसे मटेरियल को जिसमें आप चिल्ड्रन को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट एक्ट में इन्वॉल्व दिखाते हो उसका पब्लिश और ट्रांसमिट करना इलीगल है। सेक्शन 13, 14, 15 जो पॉस्को एक्ट का है वो चिल्ड्रन का इस्तेमाल पोर्नोग्राफिक पर्पजेस के लिए है, किसी भी फॉर्म में या किसी भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए उसका बच्चों का यूज़ या उनका इस्तेमाल बिल्कुल ही प्रोहिबिट करता है। लेकिन अब एक्चुअल बच्चों के बजाय एआई की भी कहानी आ चुकी है। सेक्शन 294 जो भारतीय न्याय संहिता का है, वहाँ पर किसी भी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक एग्जीबिशन पर भी ऑब्ससीन मटेरियल के रोक लगी हुई है। लेकिन अभी तक जितनी भी ये कहानी है, कोई भी एआई जनरेटेड इमेजेस या मटेरियल के ऊपर बात नहीं करता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए। सबसे पहले NHRC ने एक प्रपोजल दिया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पोस्को एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको CSM भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल, ताकि चाहे वो एआई का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से डिवाइड बना हुआ हो या ओरिजिनल हो, इन सब पर प्रभाव करे। दूसरा, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट टर्म जो है
उसको डिफाइन करना पड़ेगा ताकि रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन और ब्लॉकिंग ऑफ सीएसएम हो पाए। तीसरा, इन्होंने बोला कि जो इंटरमीडियरी है आईटी एक्ट के तहत, जैसे फेसबुक या ट्विटर हो गया ना, इंटरमीडियरी है, कोई व्यक्ति वो खुद से तो कुछ होस्ट कर नहीं रहे, जिसकी प्रोफाइल है वो वहाँ होस्ट करते हैं, लेकिन जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं वीपीएन, जिनके तहत ये पता नहीं लगता कि आप कहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, और क्लाउड सर्विसेज, अक्सर ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग इन चीज़ों तक पहुँचते हैं। तो इनके ऊपर लाइबिलिटी सेट होनी चाहिए कि अगर कोई भी सीएसएम, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल, अगर कहीं भी ट्रांसमिट हो रहा है वाया एक थर्ड पार्टी ऐप, तो वो जिम्मेदार होगा कि भाई आप ऐसा कर रहे हो तो। और पांचवा, आपके पास अमेंडमेंट होने चाहिए, कुछ ज़रूरी हैं, ताकि जो टेक्नोलॉजी से रिस्क आ रहा है उससे बच्चों के आप से प्रोटेक्ट करोगे, उसके ऊपर ध्यान दो। और पांचवा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूएन ड्राफ्ट कन्वेंशन जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल पर्पसेस के लिए, उसको अडेप्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए, ताकि भारत में ऐसी कोई समस्या खड़ी ना हो पाए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 में वो पुराने आईटी एक्ट को चेंज करेगा। तो हमें ज़रूरत है कि जो डिजिटल इंडिया एक्ट है ये यूके के इस रजिस्ट्रेशन से जो वहाँ आने वाला है उससे सीखे, और एआई जनरेटेड सीएसएम पे भी टारगेट करे और उसे भी रोक लगाने की पूरी कोशिश करे। तो ये थे आज के हमारे 3 आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए। तो अगर मैं आपसे पूछूं आज की बिमस्टेक क्या है, क्यों अभी तक डेवलप नहीं हो पाया, क्या स्टेप लिए जाने चाहिए भारत के द्वारा, 4 कौन से स्टेप हैं, फिर एयर क्वालिटी को लेकर कुछ स्टेप्स गिनवाए गए वो कौन कौन से हैं, फिर सीएसएम को कंट्रोल करने के लिए क्या भारत को जरूरी है, क्या स्टेप्स लेने इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार एक माइंड मैप इसका बना लो। तो ये था आज का आर्टिकल, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।